21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से वहाँ के लोगों को बहुत तेज़ बदबू आती है। वो बदबू वहाँ के लोगों को कुछ दिनों से आ रही थी, बट उस दिन बदबू इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को सहन नहीं हो रहा था। तो पड़ोस के अपार्टमेंट के लोगों ने उस अपार्टमेंट के मालिक को इन्फॉर्म किया। जब मालिक वहाँ पहुँचे तो रूम में ताला लगा हुआ था। दरअसल जो लड़की उस अपार्टमेंट में रहती थी उसका नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी उस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और पिछले कुछ दिनों से उसका रूम बंद था। जब मकान मालिक ने महालक्ष्मी के नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर ऑफ था। तो मालिक ने महालक्ष्मी के माँ को कॉल किया। महालक्ष्मी की फैमिली भी बेंगलुरु में ही रहती थी। 22 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी की माँ अपनी बड़ी बेटी के साथ महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में आती है। महालक्ष्मी के माँ के पास उसके रूम की एक और चाबी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो रूम के अंदर से इतनी तेज़ बदबू आ रही थी कि सहना मुश्किल था। किसी तरह माँ बेटी अंदर जाती है। कमरे में तेज़ बदबू के साथ साथ कई सारी मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। महालक्ष्मी की बहन गंदगी चेक करने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन बाथरूम साफ था, मतलब गंदगी का कारण कुछ और था। कमरे के बीचों बीच एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था। जब तक महालक्ष्मी की बहन बाथरूम से वापस आती तब तक उसकी माँ ने रूम में एक 165 लीटर का फ्रिज जो रखा हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिना रही थी उसको खोल दिया था। और फ्रिज को खोलते ही दोनों माँ बेटी की चीख निकल गई थी, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर भरा पड़ा था इंसानी बॉडी पार्ट्स के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े। और उसके अंदर महालक्ष्मी का सर भी मौजूद था, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, सड़ चुका था, उसमें कीड़े लग चुके थे। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहाँ पे फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची तो फॉरेंसिक टीम को जब वहाँ इतने सारे बॉडी पार्ट्स और इतने सारे टुकड़े मिले तो उनको उन्हें समेटने के लिए और उस जगह को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए लोकल जो हॉस्पिटल होता है वहाँ के लेबोरेटरी के एम्प्लॉयज़ का भी हेल्प लेना पड़ा। सोचिए कितना मेस्ड अप था वो जगह और कितने सारे बॉडी पार्ट्स थे। बेंगलुरु पुलिस ने शायद इतना ब्रूटल मर्डर केस अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा हो। अब वक्त था पुलिस के लिए इस खौफनाक मर्डर केस को सॉल्व करने का। देखिए, ऐसे केसेस में जहां विक्टिम को इतनी बेरहमी से मारा जाता है वहां कातिल का मर्डर मोटिव बहुत स्ट्रांग होता है। ज़्यादातर केसेस में विक्टिम के साथ कातिल का बहुत स्ट्रांग रंजिश देखा जाता है। पुलिस को महालक्ष्मी के केस में ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसकी महालक्ष्मी के साथ कोई स्ट्रांग रंजिश हो या फिर कोई दुश्मनी हो। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल महालक्ष्मी की फैमिली ओरिजिनली नेपाल से बिलोंग करती है। लगभग 30 साल पहले अच्छे जीवन की तलाश में उसकी फैमिली बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाती है। महालक्ष्मी ने हेमंत दास नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी, जो कि बेंगलुरु में ही एक मोबाइल शॉप का मालिक था। वही पास के एक मॉल में एक कॉस्मेटिक शॉप में महालक्ष्मी एज ए सेल्स गर्ल काम करती थी। महालक्ष्मी और हेमंत दास की एक बेटी थी। शादी के कुछ साल उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ऐसा ऐसा तब हुआ जब हेमंत दास को अपनी बीवी महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर डाउट हुआ। उससे लग रहा था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है, और ये चीज़ कंफर्म तब हो गई जब एक दिन उसने चुपके से अपने बीवी की फ़ोन चेक की। उस फ़ोन में उसकी बीवी की एक लड़के के साथ उसने कुछ चैट्स देख लिए थे, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया था। उस शख्स का नाम था अशरफ। अशरफ जो उत्तराखंड से बिलोंग करता था, वो बेंगलुरु में एक बार्बर शॉप चलाता था और महालक्ष्मी का उसके साथ अफेयर चल रहा था। और इस बात का पता जब हेमंत दास को लगता है तो उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है, और इस झगड़े के नतीजे से ये होता है कि महालक्ष्मी अपने हस्बैंड को छोड़कर 2023 के सितंबर महीने में अपने माँ के घर चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। बट अपनी बेटी को लेकर जाने के कुछ दिनों बाद वो वापस आती है और अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर वो अपने माँ के घर अकेली चली जाती है। अपने माँ के साथ रहने के बाद वो अकेली उस अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। वो इस अपार्टमेंट पे चली जाती है और उसको रेंट पे ले लेती है। महालक्ष्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था, जिसके वजह से वो लोग अलग हो गए थे, डिवोर्स हो गया था। तो इस चीज़ के लिए पुलिस का सबसे पहला डाउट हस्बैंड के ऊपर ही जाता है ऐसे केसेस में। तो वो लोग हेमंत दास को उठाते हैं और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके आते हैं।
पुलिस स्टेशन में आने के बाद हेमंत दास पुलिस को कुछ ऐसा बताता है कि उसकी बीवी के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे या फिर इस तरह के रिलेशंस थे। वो कुछ लोगों के नाम भी बताता है, जिनमें से एक नाम वो बताता है अशरफ का, जिसके ऊपर उसको सबसे ज़्यादा डाउट था कि उसी ने उसकी बीवी का खून किया है। और हेमंत दास ये भी बताता है कि उसकी अपनी बीवी के साथ अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। लास्ट 25 दिन पहले वो अपनी बेटी से मिलने आई थी, उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है और महालक्ष्मी के फ्लैट के आसपास के कैमरा सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है, तो वो देखती है कि हाँ, सच में हेमंत दास लगभग 1 महीने से उसका अपनी बीवी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो उसको पुलिस जो है वो सस्पेक्ट के लिस्ट से हटा देती है। अब पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है अशरफ, जिसके ऊपर भी शक था। और जैसे ही एक रिलीजियस एंगल आता है यहाँ पे, सोशल मीडिया और मीडिया पे अशरफ का बिना कोई ट्रायल किए हुए उसका मीडिया ट्रायल लेना शुरू कर देती है। पुलिस इस चीज़ को समझ गई थी कि इसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है, तो पुलिस क्या करती है, चुपके से अशरफ को उठाती है और बिना मीडिया के नज़र में आए हुए पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अशरफ पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि उसका और महालक्ष्मी के साथ रिलेशन था, जब वो हेमंत दास की बीवी थी। और जब हेमंत दास को उनके बारे में पता चला था, तो हेमंत दास ने उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन किया था अशरफ के खिलाफ। तो उस वक्त अशरफ को पुलिस ने बहुत डांट लगाई थी और पुलिस ने उसको वार्निंग दिया था, जिसके बाद से अशरफ ने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी और धीरे धीरे उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और इस चीज़ के डिटेल्स को अच्छे से जानने के लिए पुलिस ने जब अशरफ की और महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स मंगाई, तो पुलिस ने सच में देखा कि काफ़ी दिनों से, लगभग महीनों से अशरफ का महालक्ष्मी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। इससे ये साबित हो गया था कि अशरफ का भी इस मर्डर केस में कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर ये खून किया किसने? 2 प्राइम सस्पेक्ट जो पुलिस के पास थे, दोनों निर्दोष थे। अब पुलिस के लिए एक तीसरा एंगल ढूंढना बहुत ज़रूरी था। पुलिस की 2-3 टीम इस केस पे काम कर रही थी। एक टीम महालक्ष्मी के जान पहचान वालों से पूछताछ कर रही थी, एक टीम सीसीटीवी फुटेजेस को चेक कर रही थी और एक टीम महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स को और मैसेजेस को चेक कर रही थी। जो टीम महालक्ष्मी के जान पहचान वालों से पूछताछ कर रही थी, वो टीम पहुंचती है महालक्ष्मी जिस स्टोर में काम करती है वहां पे। वहां जाने के बाद पुलिस वहां के लोगों से पूछताछ करती है। तब वहां पुलिस को पता चलता है कि उस स्टोर में एक लड़का काम करता था, जो उतने ही दिन से काम में नहीं आ रहा था जितने दिन से महालक्ष्मी उस स्टोर में काम करने नहीं आ रही है। और वहां पे पुलिस को उस पर डाउट होता है। दरअसल उस लड़के का नाम था मुक्ति रंजन रॉय, जो कि 6 ही महीने पहले उस स्टोर पे काम करने आया था। और वहाँ और सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि मुक्ति और महालक्ष्मी के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे और दोनों अक्सर एक साथ घुमा करते थे। तो पुलिस अपनी दूसरी टीम जो कि कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रही है, उनसे पता करने के लिए पूछती है कि मुक्ति की और महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। जब मुक्ति की और महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, तो लगभग ये केस क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि मुक्ति काफ़ी ज़्यादा बात किया करता था, मैसेजेस एक्सचेंज किया करता था। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कॉल्स एक्सचेंज होते थे। पुलिस तुरंत ही मुक्ति की तलाश में लग जाती है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को यह पता चल गया था कि आखिरी बार मुक्ति और महालक्ष्मी की बात हुई थी 1 सितंबर 2024 को। पुलिस के लिए मुक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी था, लेकिन मुक्ति बेंगलुरु में कहीं नहीं मिल रहा था। उसका नंबर भी ऑफ था और वो नंबर ट्रेस भी नहीं हो रहा था। पुलिस ने क्या किया, उसके आखिरी लास्ट डायल नंबर को ट्रेस करना शुरू किया और वो नंबर निकला मुक्ति के छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय का। स्मृति रंजन रॉय भी बेंगलुरु में ही काम करता था और बेंगलुरु में ही रहता था। तो पुलिस ने स्मृति रंजन रॉय को अप्रोच किया और उसको पूछताछ के लिए बुलाया। जब पुलिस स्टेशन में स्मृति रंजन रॉय आया तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो पुलिस ने उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की और उसके बाद स्मृति रंजन रॉय ने अपने मुंह से बताया कि हाँ, महालक्ष्मी को मेरे ही भाई ने मारा है और उसने ये चीज़ मेरे पास कन्फेस की है। जब पुलिस ने स्मृति से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि वो अभी वेस्ट बंगाल में मेरे और एक भाई के पास हॉस्टल में रह रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है। बेंगलुरु पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस को कांटेक्ट करती है और वेस्ट बंगाल पुलिस उसके भाई के रूम में पहुंचती है, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन उसके रूम में वो नहीं मिलता। मुक्ति वहां से अपने गाँव के लिए, उड़ीसा के लिए रवाना हो चुका था। दरअसल मुक्ति उड़ीसा के भद्राक नाम के एक गाँव का रहने वाला था। क्राइम करने के कुछ दिन बाद वो अपने गांव वापस चला गया था। वहां जाने के बाद उसने धीरे धीरे अपने माँ बाप को ये बात बता दी कि उससे एक गलती हो चुकी है, उसने किसी का खून कर दिया है, लेकिन खून करने का तरीका उसने उन्हें नहीं बताया था।
25 सितंबर की सुबह मुक्ति अपने पिताजी का स्कूटी लेता है और अपने घर से निकल जाता है। अपने घर से जाने के कुछ समय बाद उसके घरवालों को खबर मिलती है कि उनका बेटा उनके ही गांव के बाहर के कब्रिस्तान के पेड़ से लटका हुआ था। जी हाँ, मुक्ति एक प्रोफेशनल किलर नहीं था। जब उसने वो चीज़ गुस्से में या किसी तरीके से कर दिया था तो उसके बाद उसके अंदर एक गिल्ट आ गया था कि वो जिस इंसान से प्यार करता था उसने उसे मार दिया था, और इस चीज़ को लेकर वो नहीं सह पा रहा था और वो पुलिस से भी काफ़ी ज़्यादा डरता था। उसको पता था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया और टीवी से उसको पता चल रहा था कि पुलिस को महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े मिल चुके हैं और अब उसको डर था कि बहुत जल्द पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी, और इसलिए उसने वो काम कर दिया। बेंगलुरु पुलिस को किसी भी हाल में मुक्ति को पकड़ना था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुक्ति इस दुनिया से जा चुका था। मुक्ति के डेड बॉडी के पास उसका एक बैग पड़ा हुआ था। उस बैग में एक डायरी था जिसमें 13 सितंबर में लिखा हुआ उसका एक सुसाइड नोट था। मतलब मुक्ति ने ये चीज़ बहुत दिन पहले ही डिसाइड कर ली थी। उसको पता था कि वो बहुत ही जल्द खुद को ख़त्म कर लेगा। उसने उस सुसाइड नोट में लिखा था कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी, उसकी एक बेटी थी, फिर भी उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो महालक्ष्मी के साथ रिलेशन में आया तो धीरे धीरे उसे महालक्ष्मी के कैरेक्टर के बारे में पता चला। दरअसल पहले कुछ दिन महालक्ष्मी मुक्ति के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशन को मेंटेन करती है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो मुक्ति को इग्नोर करना शुरू कर देती है और किसी और के साथ घंटों फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है, जिस चीज़ के लिए उसकी और मुक्ति की बहुत बार लड़ाई होती है। प्रॉब्लम ये थी कि महालक्ष्मी बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही झगड़ालू लड़की थी। वो जगह नहीं देखती थी, समय नहीं देखती थी। जब भी उसका मुक्ति के साथ झगड़ा होता था वो किसी के भी सामने उसको कुछ भी बोल देती थी, कभी कभी तो हाथ भी उठा लिया करती थी। इस चीज़ से मुक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। हद तो तब हो गई जब एक बार मुक्ति के खिलाफ उसने महालक्ष्मी ने पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस ने मुक्ति को बहुत ज़्यादा मारा और उसके पॉकेट में से पैसे भी ले लिए। इन सब चीज़ों का रंजिश उसके अंदर था। फिर भी वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेता था महालक्ष्मी के साथ, क्योंकि उसको महालक्ष्मी के साथ रहना था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। धीरे धीरे उन दोनों ने ये चीज़ सॉर्ट आउट किया और फिर से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। अब दिन आता है 2 सितंबर 2024, जिस दिन महालक्ष्मी का खून हुआ था। उस दिन मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने शाम को उसके रूम में आता है। रूम में आने के बाद उन दोनों का महालक्ष्मी के फ़ोन पे बात करना और उसको इग्नोर करने का बात लेके बहस छिड़ जाती है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है। महालक्ष्मी और उसके बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और इस हाथापाई के दौरान मुक्ति समझ नहीं पाता है और वो किसी भारी चीज़ से महालक्ष्मी के सर पे वार कर देता है। वो वार इतनी ज़ोर से करता है कि महालक्ष्मी वही नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके बाद भी मुक्ति का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो उसका गला दबा देता है और महालक्ष्मी की वहीं पे मौत हो जाती है। महालक्ष्मी को मारने के बाद वो उसकी लाश के पास सारी रात बैठा रहता है। वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह से किसी लाश को डिस्पोज किया जाए। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो आखिरकार वो सोचता है कि वो उसके महालक्ष्मी के बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर देगा और वहीं पे पड़ा हुआ जो ट्रॉली बैग मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें करके वो धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स को बाहर कहीं पे ले जाके फेंक देगा। लेकिन वो अपार्टमेंट एक ऐसे गली में था जहां हर वक्त लोग रहते थे, रात को भी रास्ते में लोग रहते थे और आसपास सीसीटीवी कैमरास भी थे, तो वो चीज़ शायद इम्पॉसिबल था उसके लिए। तो आखिरकार उसने सोचा, वहाँ पे उसने उस फ्रिज को देखा और उसने सोचा कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और मैं इस फ्रिज में भर दूंगा, जिससे काफ़ी दिनों तक उसकी जो लाश है वो नहीं सड़ेगी और मैं धीरे धीरे छोटे छोटे बैग्स में उसके बॉडी पार्ट्स को ले जाऊंगा और बाहर कहीं पे फेंक दूंगा। और इसी चीज़ को सोच के नेक्स्ट डे यानी 3 सितंबर की सुबह को वो बाहर जाता है एक शॉप में और वहाँ से एक चाकू खरीदता है, बहुत ही शार्प एक नाइफ खरीदता है। और ये चीज़ पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा में देखा भी है कि वो एक चाकू खरीद के लेके आता है। मुक्ति बाहर से एक तेज नाइफ लेके आता है और रूम में आने के बाद वो महालक्ष्मी के बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर देता है और फिर उनको वो वहीं पे मौजूद उस फ्रिज में भर देता है, जिनको वो बाद में डिस्पोज करने का सोचता है। और बाकी कहानी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी। देखिए, मुक्ति एक प्रोफेशनल किलर नहीं था। उसने जो किया गुस्से में किया। मैं नहीं कह रहा कि उसने जो किया वो सही था, जो उसने किया वो गलत था। किसी को भी मारना गलत है, लेकिन
इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं महालक्ष्मी भी उतनी ही जिम्मेदार है। महालक्ष्मी के लालची व्यवहार ने और उसके गंदे कैरेक्टर की वजह से ना सिर्फ उसने अपनी बल्कि अपनी बेटी की, अपने पति की और यहाँ मुक्ति की और उसकी फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस कहानी को दिखाकर मुझे किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं था, बस आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लाना था और आप लोगों को जागरूक करना था। अगर आपको इस तरह के केसेस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पे आने वाले वीडियोस को क्लिक करके आप मेरे और भी काम इस तरह के देख सकते हैं। आप लोगों से मिलता हूँ अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।